आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। मवेशी संबंधी विरोधाभास सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का एक अंतर विषयक विश्लेषण, इस पर अब हम तीसरा भाग आरंभ कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नाजुक संतुलन वर्तमान में तेजी से कठोर होते विधायी और नौकरशाही वातावरण के कारण व्यवस्थित रूप से बिगड़ रहा है। राज्य सरकारों ने मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हुए नौकरशाही की प्रक्रिया को इस तरह से लागू किया कि मवेशियों की कानूनी बिक्री और वध व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। इसका एक प्रमुख उदाहरण पश्चिम बंगाल है, एक ऐसा राज्य जहां परंपरागत रूप से विशिष्ट विनियमित शर्तों के तहत पशुओं के वध की अनुमति थी। मई 2026 में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य के गृह विभाग ने 1950 के निष्क्रिय पश्चिम बंगाल पशुवध विधेयक अधिनियम को सक्रिय करने और 2018 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों को लागू करने के लिए कड़े नए अधिसूचनाएं जारी की। नए नियामक ढांचे के अनुसार किसी भी मवेशी का वध करने के इच्छुक व्यक्ति को सरकारी पशु चिकित्सक और नगरपालिका अध्यक्ष या पंचायत अधिकारी दोनों से संयुक्त फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रमाणीकरण गंभीर, लगभग दुर्गम बाधाओं के अधीन है। जानवर की आयु प्रमाणित रूप से 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या उसे स्थायी रूप से अक्षम साबित करने के लिए ये सूचना आवश्यक है। किसी पशु को संयुक्त रूप से प्रमाणित करने के लिए सरकारी पशु चिकित्सक और स्थानीय राजनेता के बीच समन्वय स्थापित करने में उत्पन्न प्रशासनिक अड़चनें इस व्यापार को प्रभावी रूप से रोक देती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक स्थानों पर पशुवध को सख्ती से प्रतिबंधित करता है, जिसकी ईद के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी और प्रवर्तन किया जाता है, जिससे सामूहिक त्योहार बलिदानों की व्यवस्था करना असंभव हो जाता है। असम में भी इस तरह की विधायी शक्ति देखी जा रही है, जहां 2021 के असम पशु संरक्षण अधिनियम के तहत वैध राज्य परमिट के बिना पशुओं के वध, बिक्री और परिवहन पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण को ध्यान में रखता है और हिंदुओं, जैनों या सिखों की बहुलता वाले किसी भी क्षेत्र में और किसी भी मंदिर या 17 के 5 किलोमीटर के सख्त दायरे के भीतर गौमांस की बिक्री को गंभीर रूप से अपराध घोषित करता है। इन विधायी पेचीदगियों को बनाकर राज्य प्रभावी रूप से उस आर्थिक स्रोत को अवरुद्ध कर देते हैं जिस पर हिंदू दुग्ध उत्पादक किसान निर्भर करते हैं, जिससे अनजाने में बड़े पैमाने पर पशुओं को छोड़ने का संकट और परिणाम स्वरूप प्लास्टिकोसिस जैसी बीमारी फैल रही है। जब दुधारू पशुओं के निपटान के घरेलू रास्ते कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हैं तो अतिरिक्त पशुधन सीधे भारत बांग्लादेश की खुली सीमा पर सक्रिय परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोहों के हाथ लग जाता है। यह अवैध व्यापार दोनों देशों की असमान कानूनी व्यवस्थाओं का लाभ उठाता है और सक्रिय रहता है। भारत जीवित पशुओं के निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है, जबकि बांग्लादेश, जहां प्रगतिशील मध्यम वर्ग में गौमांस की मांग अधिक और बढ़ती जा रही है, इन अवैध आयातों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। कूटनीतिज्ञ तनाव को बढ़ाए बिना इस भारी आमद को सुगम बनाने के लिए बांग्लादेश ने सीमा के साथ एक तरफा रूप से 26 औपचारिक पशु आयात गलियारे स्थापित किए हैं। यहाँ बांग्लादेशी सीमा बल प्रवेश करते ही तस्करी किए गए भारतीय मवेशियों को मात्र $2 पशु का शुल्क लगाकर इस तरह से वैध बना देते हैं और व्यापारियों को एक मुद्रित रसीद प्रदान करते हैं, जो एक कानूनी खामी के रूप में काम करती है, जिससे उन्हें देश भर में परिवहन और बिक्री की अनुमति मिल जाती है। अत्यधिक सैन्यीकृत सीमाओं के पार हजारों मवेशियों की आवाजाही के लिए राज्य सुरक्षा तंत्र, उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तियों और स्थानीय आपराधिक गिरोहों की मिलीभगत से बने एक विशाल और भ्रष्ट नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस गुप्त अर्थव्यवस्था का विशाल पैमाना 2022 के पश्चिम बंगाल गौ तस्करी
कांड से उजागर हुआ, जिसकी व्यापक जांच प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी संयुक्त रूप से कर रही है। इस गिरोह के सरगना एनामुल हक थे, जो एक प्रभावकारी तस्करी के सरगना थे और बांग्लादेश में निर्धारित नदी मार्गों के माध्यम से मवेशियों की आवाजाही का संचालन करते थे। हक का गिरोह कोई मामूली आपराधिक गतिविधि नहीं थी। ये भारत की सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सुनियोजित तरीके से रिश्वत देने पर आधारित एक गहरी संस्थागत प्रणाली थी। सीबीआई की जांच और ईडी की आरोप पत्रों से पता चलता है कि हक ने सुनियोजित और अनुमानित रिश्वतें दी। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को प्रति पशु 2000 रुपये और सीमा शुल्क अधिकारियों को 500 रुपये। भ्रष्टाचार सीमा सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सीबीआई ने बीएसएफ की 36वीं बटालियन के कमांडेंट सतीश कुमार और कमांडेंट तिबूडी मैथ्यू को गिरफ्तार किया, जिससे एक व्यापक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ, जहां सीमा सुरक्षा दल का जिम्मा संभालने वाले लोग ही इस व्यापार के मुख्य सूत्रधार थे। अवैध रूप से अर्जित की गई पूंजी चौंका देने वाली थी। दस्तावेजों से पता चला कि हक के सहयोगियों द्वारा 12.8 करोड़ से अधिक की धनराशि का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, जिसे विशेष रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद सेक्टरों में बीएसएफ कर्मियों के लिए सुरक्षा राशि के रूप में निर्धारित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाने के लिए व्यापक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता थी। ये संरक्षण सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभूम जिले के शक्तिशाली अध्यक्ष अनुव्रता मंडल जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया था, जिसकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल में संगठित अपराध और क्षेत्रीय राजनीतिक सत्ता के बीच गहरे गठजोड़ को उजागर किया। जहां एक और राजनीतिक नेता और सैन्य कमांडर अथाह दौलत कमा रहे थे, वहीं जमीनी स्तर पर तस्करी के धंधे की मानवीय वास्तविकता इस अभियान में शामिल आम लोगों के लिए बेहद अस्थिर और खतरनाक माहौल को उजागर करती है। ब्रह्मपुत्र और झिंझीराम नदियों के बदलते रास्तों से लगातार बनने और फिर से बनने वाले गाद से भरे द्वीपों के किनारे छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्टर पशुओं की आवाजाही का प्रबंधन करते हुए स्थानीय संचालक मुख्य रूप से घरेलू गौरस नामक बलवान बैलों का परिवहन करते हैं, जिन्हें आसाम में स्थानीय रूप से पाला जाता है और उन्हें सीमा पार करके बांग्लादेश के पड़ोसी कुरीराम जिले में ले जाते हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्र की द्रविड़ वैज्ञानिक वास्तविकता पूरी तरह से सैन्यकृत राज्य द्वारा निर्धारित खंडित अप्रत्याशित लौकिक लय द्वारा परिभाषित है। स्थानीय ट्रांसपोर्टर ये गतिविधियां सिग्नल क्लियर के क्षणिक मौकों के दौरान होती हैं। संक्षिप्त बातचीत से तय किए गए समय के अंतराल जब रिश्वतखोर भारतीय सीमा सैनिक जानबूझकर अनदेखी करते हैं, जिससे सीमा पार करने की अनुमति मिल जाती है। आर्थिक अवसरों के ये गतिशील क्षण सशस्त्र काल के साथ तीक्ष्ण और हिंसक रूप से विपरीत हैं, जो कि सैन्यीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दमनकारी कार्रवाइयों की अवधि है, जहां सीमा पार करने का प्रयास अक्सर सीमा रक्षकों द्वारा क्रूर हिंसा, यातना या गैर न्यायिक हत्याओं में परिणत होता है। इस व्यापार की अत्यधिक लाभप्रदता ही इन जानलेवा जोखिमों को जन्म देती है। भारत एक संघर्षरत हिंदू किसान से लगभग 50,000 में खरीदा गया एक वैक्स मवेशी बांग्लादेश बाजारों में खगोलीय कीमतें, विशेषकर ईद जैसे चरम मांग के मौसमों में 1.5 लाख तक प्राप्त कर सकता है। इस हिंसक परिदृश्य में गाय की पवित्रता पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की एक अत्यधिक गतिशील, हालांकि खतरनाक इकाई के रूप में उसकी स्थिति में समाहित हो जाती है। गहरी विडंबना यह है कि व्यापार जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम मांग से प्रेरित है, हाशिए पर खड़े मुस्लिम पशु श्रमिकों इससे लंबे समय तक अभाव, भूखमरी और अत्यधिक राजहिंसा की स्थिति बनी रहती है, जबकि उच्च स्तरीय हिंदू राजनीतिक हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों को धनवान बनाया गया है। ग्रामीण दुग्ध उत्पादन, अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती तस्करी मार्गों में व्यवधान को गौरक्षकों के नाम से जाने वाले गैर कानूनी गौ संरक्षण समूहों के व्यापक प्रसार से और भी बल मिला है।
जिसे खूब प्रचारित किया गया है। 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के उदय के साथ साथ सांप्रदायिक बयानबाजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने मवेशी परिवहन और गौमांस के खपत के खिलाफ आक्रामक, अक्सर हिंसक सतर्कतावादी अभियान को बढ़ावा दिया है। हिंसक गतिविधियों से उपजे व्यापक भय के माहौल ने भारत की कृषि, दुग्ध उत्पादन और निर्यात अर्थव्यवस्थाओं की रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से प्रभावित किया है। उग्रवादी संगठनों से वैचारिक संबंध रखने वाले गिरोहों द्वारा जबरन वसूली, शारीरिक हमले और वाहन जब्ती के गंभीर खतरों के कारण परिवहनकर्ता इन राज्य की सीमाओं के पार मवेशियों को ले जाने से कतरा रहे हैं, भले ही यह पूरी तरह से कानूनी और उनके आसपास उचित दस्तावेज भी हों। मानवाधिकार संगठनों और डेटा पत्रकारिता द्वारा संकलित आंकड़ों से हिंसा में तीव्र और मात्रात्मक वृद्धि का संकेत मिलता है। 2010 और 2017 के मध्य गायों से संबंधित हिंसा की अधिकांश घटनाएं 2014 के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों मौतें और सैकड़ों घायल हुए। यह हिंसा शब्द शायद ही कभी आकस्मिक होती है। यह भारी और असमान रूप से विशिष्ट सामाजिक आर्थिक समूह को लक्षित करती है, मुख्य रूप से मुस्लिम, दलित, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों को, जो पारंपरिक रूप से परिवहन, चमड़ी उतारने और मांस प्रसंस्करण क्षेत्रों के निचले स्तरों पर काम करते हैं। राज्य सरकार की ओर से इस तरह की स्वघोषित हिंसा पर अक्सर मौन स्वीकृति या कानूनी नरमी बरती गई है। कर्नाटक जैसे राज्यों में 2021 में पशुवध रोकथाम एवं पशु संरक्षण कानून लागू होने के बाद राज्य मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, गौ रक्षकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे, जिससे गैर न्यायिक हिंसा को राज्य की स्वीकृति और कानूनी छूट का आवरण प्रदान किया गया। इस व्यवस्थागत व्यवधान का व्यापक आर्थिक प्रभाव राष्ट्रीय निर्यात आंकड़ों के रूप में देखा जा सकता है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से भैंस के मांस और तैयार चमड़े के उत्पादों के विश्व के प्रमुख निर्यातकों में से एक के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। ये उद्योग लाखों गरीब हिंदू और मुसलमानों को रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि उग्र नियंत्रण के माहौल और जटिल परिवहन कानूनों के इस आर्थिक प्रभुत्व को बुरी तरह से कमज़ोर किया गया है। 2014-15 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने भैंस के गौमांस का उच्चतम निर्यात $4.78 अरब तक पहुंचाया। इसके बाद उग्र नियंत्रण बढ़ने के साथ ही निर्यात वृद्धि में तेजी से गिरावट आई और यह 26% से अधिक कम हो गई। इसके बाद के वर्षों में निर्यात की मात्रा स्थिर हो गई, जो सालाना $4 अरब के आसपास या उससे नीचे बनी हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग के निरंतर पतन को दर्शाती है। चमड़ा उद्योग को समानांतर विनाशकारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी चमड़ा कारखानों तक, खालों तक सुरक्षित परिवहन करने में असमर्थता, कच्चे माल की गंभीर कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर कारखाने बंद हो गए और नौकरियां चली गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्व न्याय की प्रवृत्ति एक विनाशकारी पारिस्थितिक प्रतिक्रिया चक्र को जन्म देती है। भीड़ द्वारा पीट कर मार डाले जाने पर मवेशियों को द्वितीयक बाजारों या बूचड़खानों में ले जाने के लिए राज्य द्वारा आपराधिक रूप से आरोपित किए जाने के वास्तविक भय से प्रेरित होकर दुग्ध उत्पादक किसान सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, अपनी दूधहीन गायों को रात में छोड़ देना। इस बड़े पैमाने पर पशुओं को छोड़े जाने से आवारा पशुओं का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है, जिसके कारण इस रिपोर्ट में पहले चर्चा की गई है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे शब्दों को सुना। पुनः आप सभी का धन्यवाद।